हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है क्लास नंबर 11। जिसने 10 नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा पीजीटी समाजशास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। जो बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो वह हमसे ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है इसमें 13वें संशोधन द्वारा, नेक्स्ट है 14वें संशोधन द्वारा, फिर है 15वें संशोधन द्वारा या फिर प्रथम 10 संशोधन द्वारा। तो जो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स है वह किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है प्रथम 10 संशोधन द्वारा, प्रथम 10 संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। चीन ने स्वीकार किया है बहुदलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति, एक दलीय पद्धति या फिर दल रहित पद्धति। तो चीन ने स्वीकार किया है, ये किया है एक दलीय पद्धति। ठीक है, चीन ने स्वीकार किया है एक दलीय पद्धति उनके यहाँ लागू है, जहाँ राष्ट्रपति ही वहाँ राष्ट्र प्रमुख होता है चीन में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में बहुदलीय पद्धति लागू होती है, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो उसमें द्विदलीय पद्धति लागू होती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है। पीटर ड्रकर का है, नॉर्थकोट पार्किंसन का है या फिर फ्रेडरिक टेलर का है या एल्टन मेयो का है। तो उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसने कहा है या किसने दिया है, तो ये दिया है नॉर्थकोट पार्किंस का। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई। जो नौकरशाही की शुरुआत है वह लूट प्रथा के रूप में हुई है। ब्रिटेन में हुई है, अमेरिका में हुई है, भारत में हुई है या फिर फ्रांस में हुई है। तो नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है, तो ये हुई है अमेरिका में। कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। और इसके अलावा लूट प्रथा को हम संरक्षक पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षक पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासक एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध या फिर उनकी संरचना या उपयुक्त सभी। तो अगर हम संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो इसमें हम कार्यपालिका की शक्तियां भी सुनिश्चित की जाती हैं, शासक एवं शासित के बीच संबंध भी है, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध है और उनकी संरचना भी है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6। नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है अस्थायी आधार, स्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक यानी तदर्थ आधार, या फिर दिन के दिन वेतन पर यानी कि डेली का डेली वेतन मिलना। ठीक है, तो नौकरशाही की जो नौकरशाह है उसकी नियुक्ति का आधार क्या है, तो ये है स्थायी आधार। कैसा है? स्थायी आधार है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के दौर में परंपरागत समाज के संतुलित, व्यवस्थित और विकसित करने हेतु नौकरशाही की आवश्यकता हमें महसूस हुई, जिसकी नियुक्ति स्थायी आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। पोस्ट कार्व की अवधारणा दी गई है लूथर गुलिक द्वारा, एल.डी. वाइट द्वारा, बिलोबी द्वारा या फिर गिलक्राइस्ट द्वारा। पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं पोस्ट कॉर्प, CORB, पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प एक संक्षिप्त
शब्द है जो कि प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रतिपादन की बात करें, ये किसने दिया है, तो ये दिया है लूथर गुलिक ने दिया है। पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी है, तो लूथर गुलिक ने दी है, जिसमें इसका अर्थ होता है, जो पी का अर्थ है, जो आशय है वह है प्लानिंग, ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन, एस का अर्थ है स्टाफिंग, डी का अर्थ है ये है डायरेक्टिंग, और फिर इसमें सी ओ का अर्थ है ये है कोऑर्डिनेटिंग, आर का अर्थ है इसमें रिपोर्टिंग, और बी का अर्थ है बजटिंग। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में एपलबी समिति की स्थापना हुई थी, निम्नलिखित में सुधार करने के लिए, किसमें सुधार करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी? सबसे पहले ऑप्शन है कैबिनेट प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान, या फिर भारतीय प्रशासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय प्रशासन। ठीक है, भारतीय प्रशासन सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 9। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, या फिर सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह है विधि और व्यवस्था। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? तो ये है विधि और व्यवस्था। ठीक है, विधि और व्यवस्था। जो प्रशासन है उसका वह भाग जो सामान्य जनता के लिए होता है उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। ठीक है, प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लिए होता है उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विधि और व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? डॉग हैमरशोल्ड, कॉफी अन्नान, यू थांट, या फिर ट्रिगवेली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले इसकी गठन की बात कर लेते हैं। तो इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसमें प्रथम महासचिव यानी कि जो सेक्रेटरी जनरल थे, जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वह थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली थे। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 11। किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां, 43वां, या फिर 44वां? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 में, यानी 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और यह संशोधन कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। तो ये दिया है, जो इसमें अनुच्छेद है वह है 75(3) में यह उल्लेख किया है कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसमें मंत्रिमंडल लोकसभा यानी कि निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूँकि संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से।
अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद या फिर प्राचीनतम संघवाद? तो इसमें सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये है अर्ध संघवाद। ठीक है, अर्ध संघवाद सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म या राष्ट्रीय दृष्टिकोण? तो कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते हैं, एक तो जाति निभाती है, क्षेत्र निभाता है और धर्म निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 15। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका या फिर प्रेस? तो किसको माना जाता है, किस संस्था को माना जाता है संविधान का संतुलन चक्र? तो ये माना जाता है न्यायपालिका को। किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है, क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है? उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं। ठीक है, प्रतिकूल होते हैं। साथ ही संविधान की व्याख्या का अधिकार भी किसको है? न्यायपालिका को ही प्राप्त है। सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 16। दबाव समूहों का स्वभाव होता है राजनीतिक दल के रूप में, न्यायपालिका के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में या फिर अदृश्य सरकार के रूप में? अगर हम दबाव समूहों की बात करें तो ये इसका स्वभाव कैसा होता है? तो ये होता है अदृश्य सरकार के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263, 245 से 255, 264 से 291, 294 से 300। तो अगर हम केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है 256 से 263। 256 से 263 के तक केंद्र व राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंधों की इसमें व्याख्या दी गई है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए तथा सही कूट चुनें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें दिया है सूची 1 और सूची 2। पहला है इसमें गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस तो ये मौलिक अधिकार हैं उससे संबंधित था। ठीक है, गोलकनाथ केस किससे था? मौलिक अधिकार से संबंधित था। फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर सेकंड। शमशेर सिंह केस, तो जो शमशेर सिंह केस है यह राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था, राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर है मिनर्वा मिल्स केस। तो जो मिनर्वा मिल्स केस है यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित, राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। और फिर लास्ट है केशवानंद भारती केस। तो ये है आधारभूत संरचना का सिद्धांत। ठीक है, तो लास्ट में है ऑप्शन फर्स्ट। तो सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है, संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय, या फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। तो संसद में जो शून्यकाल है उसका अर्थ क्या होता है
कि जो प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के बीच की जो अवधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, सही आंसर है 19 का, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, विधि मंत्रालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर संसद है? तो संविधान का संरक्षक कौन होता है ना? संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, विधि मंत्रालय है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर संसद है? तो संविधान का जो संरक्षक होता है वह होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, इसी में 5 रिट जारी होती ना, ये किस में दिया है? अनुच्छेद 32 में दिया है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक की भूमिका में 5 रिटें जारी करता है। कौन कौन सी हैं वह? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और फिर 5वां है अधिकार प्रच्छा। ठीक है, ये इन सबको जारी करने का अधिकार रखता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? 1 माह का होता है, 3 माह का होता है, 9 माह का होता है या फिर 6 माह का होता है? तो कितने समय का अंतर होता है इसमें? तो ये होता है 6 महीने का समय का अंतर होता है। ठीक है, 6 माह का समय का अंतर होता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? क्वेश्चन सही से पढ़ना, क्या दिया है इसमें? भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 6, 7, 8 या फिर 5? तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अगर ऐसे ही पढ़ लें, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो आप सीधी सीधी लगा देंगे, पहले 7 थे अब 6 है ना, ये तो लगा देंगे। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान अगर सिर्फ नागरिक की बात करती है तो उसमें 5 मूलाधिकारों का प्रावधान करता है। कितने? 5 मूलाधिकारों का प्रावधान करता है, जो इस प्रकार हैं। इसमें है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और इसके अलावा अनुच्छेद 30। तो ये 5 हो गए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अन्य मूल अधिकार ये नागरिकों के साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। फिर है क्वेश्चन नंबर 23। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और इंग्लैंड या फिर स्पेन और डेनमार्क? बेल्जियम और हॉलैंड के किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य का कार्य करते थे? तो ये करते थे फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, कौन से करते हैं? फ्रांस और जर्मनी करते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? विधायिका हमने किस देश के नमूने पर इसमें निर्मित की गई है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो पड़ा है हमारे भारत पर, वह सबसे ज़्यादा किसका पड़ा है? ब्रिटेन का पड़ा है ना। तो भारत में ब्रिटेन की तरह ही यहाँ पर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा, यानी कि जिसे वह अपना जो त्यागपत्र है वह देगा। तो किसको देगा? राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को देगा, राष्ट्रपति को देगा, स्पीकर को देगा या फिर भारत के प्रधान न्यायाधीश को देगा। तो अगर उपराष्ट्रपति की हम बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति, तो अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो ये किसको देंगे? ये देंगे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। तो अगर हम बात करें कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है 67 अनुच्छेद में। तो संविधान के अनुच्छेद
67 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वह अपनी पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, 5 वर्ष तक होती है। हालांकि अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र वह किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।